हेलो बच्चों। लेक्चर हमारा आज का सेकंड होगा फ्रॉम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हमने दो टॉपिक को, तो याद होगा आपको, उसमें हमने मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट एंड लास्ट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव कि जो एलसी सर्किट हमारा बनता है, जिसमें कि आपने देखे थे एपरेटस, एक कैपेसिटर, इंडक्टर, हाई वोल्टेज के ऊपर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमने यूज़ करके और फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर। तो वहाँ से दो पॉइंट आपके कंक्लूडिंग पॉइंट निकल के आए थे, आपको याद होंगे। फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटरी चार्ज और एक्सेलरेटेड चार्ज, सोर्स भी बोल सकते हैं इनको हम, ईएम वेव्स का। तो यही तो होता है हमारा एलसी ऑसिलेशन के अंदर कि इंडक्टर, कैपेसिटर और चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है, एक बार कैपेसिटर पे एक बार इंडक्टर पे। इक्वेशन भी यूज़ की हमने वहाँ पर क्यू के लिए, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड चार्ज है। और सेकंड पॉइंट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए यहाँ ये दोनों हमने जो गैप लिए थे S1 S2, दो मेटेलिक प्लेट और ये मेटेलिक स्फीयर थे, इनके बीच में गैप जहां पर स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ एक पैरेलल में ही एक डिटेक्टर, जिसको हमने रिसीवर भी बोला, ये मेटेलिक स्फीयर S1 डैश लिख लिया था, इसको S2 डैश से लिख लिया था। तो यहाँ भी स्पार्किंग आई थी। तो यहाँ स्पार्किंग आने का रीजन, जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो ये दी गई कि जो यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज, जो यहाँ पर चार्ज आयन है जो ऐसे हिल रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनका फील्ड भी हिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है आपको कि चार्ज ऐसे हिलेगा तो उसके साथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हिलेगा। तो वो इसी तरह से वेरी कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचता है, जिसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है और फिर यहाँ स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ देखिए वेव ऑफ प्रोपोगेशन इधर है, मान लीजिए मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस को हम बोल सकते हैं वेव ऑफ प्रोपोगेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वाई एक्सिस पे। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है? यस, बिल्कुल होता है। और अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसको, उस पॉइंट को, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अगर वाई एक्सिस में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में मिलेगा, बट वेव ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक भी नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा नेचर प्रूव होता है, तो हम बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ से बच्चों ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर रहे हैं, अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो टॉपिक आज का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का कहें तो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो आपका आज का पहला काम यही है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है अपने मन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है, और उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज कर लेता हूँ, फिर सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझ पा रहे हो आप, मैं अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वेव, अभी जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वेव अगर एक्स के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका एक्स के लॉन्ग नहीं है, वाई या जेड में किधर भी मिलेगा, जिसको हमने अभी वाई पे शो कर रखा था। तो मैं उसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहा हूँ, तो इसलिए पहले मैं यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करूंगा सबसे पहले।
तो हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है। यहाँ पर देखिए जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम अपना जो मानते हैं, अज्यूमशन जो करते हैं, जो कंसिडर करते हैं, उसको गलत प्रूव करना। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगा इसको प्रूव करने के लिए, कि मैं अभी मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के लॉन्ग है और वेव भी एक्स के लॉन्ग चल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के लॉन्ग और वेव भी एक्स के लॉन्ग। बट सर अभी तो आपने ऐसा बताया नहीं था। नहीं बताया था, लेकिन मैं ऐसा भी मान रहा हूँ और अपनी इस मानी हुई बात को गलत प्रूव करके बता दूंगा। तो हाँ ठीक है, हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि जो हमने माना था इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो उधर एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई या जेड पे मिल सकता है। ओके, तो उसको प्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस एरिया लेता हूँ और वो क्लोज सरफेस एरिया हम यहाँ पर दिखा लेते हैं इस तरह से। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। ये कोई भी एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती है, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी जेड एक्सिस। तो 3D में एक हमने क्लोज सरफेस ले लिया है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जिसको बोल रहा हूं मैं ए बी सी डी, नेम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनके, ई एफ जी एंड एच। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो हमने मान रखा है अलोंग एक्स एक्सिस इफ, ये कंसिडर किया हुआ है भाई। और लेट वेव आल्सो प्रोपोगेट, वेव आल्सो प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस, वेव भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोपोगेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही मान लिया, वेव भी इधर ही हमने मान ली है, बट हम अपनी इस मानी हुई बात को गलत प्रूव करके बताएंगे और फिर वहां से प्रूव करेंगे इसका ट्रांसवर्स नेचर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होना चाहिए था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा, बट हम इसको मान रहे हैं अभी किधर है, वो एक्स के अलोंग है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक एरिया ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन ली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर। मैं यहां पर यूज करता हूं यूजिंग गॉस थ्योरम ऑन दिस क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम इस क्लोज सरफेस पे अप्लाई करता हूं। तो गॉस इलेक्ट्रिक थ्योरम आपने पढ़ी है स्टूडेंट, जो कि ये होती है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट डी एस किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा क्लोज सरफेस आ गया जी हमारा इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरा किसके बराबर? Q एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वेरीफाई जब किया था गॉस थ्योरम को, तब भी इस तरह से हमने क्लोज सरफेस लेके कंसीडर किया था, सिलेंड्रिकल सरफेस लेके। यहाँ हमने इस तरह का एक सरफेस यूज कर लिया है 3 डायमेंशन के अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो 3 डायमेंशन के अंदर ही होती है, तो 3 डायमेंशन के लिए हमने ये एरिया यूज कर लिया है। तो बट यहाँ पर इनसाइड चार्ज कितना है अगर आप देखेंगे, बट इनसाइड चार्ज 0 है, यहाँ पर कोई इस क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं है। तो इनसाइड चार्ज, ये इनसाइड ही तो होता है, इनसाइड चार्ज ही अगर 0 है, तो ये जो टोटल फ्लक्स आप लिखेंगे E डॉट डी एस एक क्लोज सरफेस के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरे का, ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। रीजन क्या देंगे? क्योंकि इसके इनसाइड में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए हम इस पूरे को, कितने फेस हैं अगर आप देख रहे हैं तो 1 2, ऊपर 3, नीचे 4, फ्रंट में 5, पीछे बैक में 6 हो जाएगा, ऐसे 6 फेस हैं इसके। तो इन सबका अगर मैं फ्लक्स लिखूं सभी सरफेस एरिया के लिए, तो वो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, मतलब कि सिंप्लीफाई करके और इसको रिजोल्व करके लिखें, तो वो क्या क्या बनेगा सर?
वो बनेगा हमारा ई डॉट डी एस। एक तो क्लोज सरफेस ये रहा ए बी सी डी सरफेस एरिया, प्लस आपने फर्स्ट लिया है, सेकंड ले लेते हैं इसके साथ में ही, ई डॉट डी एस, ये देख रहे हैं आप ई एफ जी एच, तो इसका लिखेंगे हम ई एफ जी एच प्लस, ठीक है जी। अब हम थर्ड फोर्थ का लिख लेते हैं, मतलब जो टॉप वाला है और बॉटम वाला जो सरफेस है, तो ई डॉट डी एस टॉप पे है जी ई एफ ए बी, ई एफ ए बी प्लस बॉटम पे आ जाते हैं, बॉटम पे ये है सर जी एच सी डी, जी एच सी डी ई डॉट डी एस। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कौन सा लें, फ्रंट वाला ले लेते हैं, जो कि क्या है सर ए सी जी ई, ए सी जी ई डॉट डी एस प्लस, अब बैक साइड ले लेते हैं, इससे अपोजिट साइड सिक्स पीछे वाला, तो हम बोलेंगे एफ एच डी बी, एफ एच डी बी ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। देखिए टोटल जो फ्लक्स था हमारा उसको मैंने अलग अलग लिख के 6 फेस के लिए उसको बराबर रख दिया है 0, 6 फेसेस के लिए ये हमारा टोटल फ्लक्स, और 0 क्यों है उसका रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिएगा जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो ई डी एस का डॉट प्रोडक्ट ई डी एस कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, आपने फ्लक्स में अच्छे से पढ़ा है, फाई इज इक्वल्स टू जो, या डी फाई स्मॉल फ्लक्स अगर हम बात करें और पूरे का इंटीग्रेशन करें तो फाई ई डॉट डी एस, जब आप यहाँ पर सोल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो ई डी एस कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन देखना होता है वो क्या ड्रा करके, नॉर्मल ड्रा करके, ठीक है भाई। तो चलिए हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं एक एक का। तो पहले फर्स्ट फेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेस यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं डी एस, उसका नॉर्मल आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो ये एन कैप नॉर्मल ए बी सी डी वाले के लिए नॉर्मल इधर ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ रहा है, थीटा कितना हो जाएगा 0। तो सर इसका थीटा इस वाले फेस के लिए थीटा हो गया 0, चलिए जी पता चल गया है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ई एफ जी एच के लिए, ई एफ जी एच, यहाँ पर भी आप एक स्मॉल एरिया लेंगे डी एस, डायरेक्शन देखेंगे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डालना तो चाह रहे हैं यूनिट वेक्टर, बट वो इनसाइड हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज करो, अदर और इनसाइड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ इनसाइड जा रहा है अंदर, तो हम आउटवर्ड डालेंगे सर नॉर्मल एम कैप, ठीक है। ये सब डिस्कशन हम फ्लक्स में बच्चों कर भी चुके हैं पहले, तो मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। तो ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, अब ये इसका नॉर्मल इधर आ रहा है, फील्ड उधर है, तो यहाँ पर जी थीटा कितना बन रहा है ई एफ जी एच के लिए, वो आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री का सर, वेरी गुड, ठीक है। थर्ड के लिए देखें तो यहाँ पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो एंगल बनेगा सर 90 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर देंगे फिर इसको। तो इस वाले के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा हो गया सर 90, नीचे वाले के लिए भी सेम कंडीशन बनेगी, एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड 90, तो यहाँ भी थीटा 90, ओके। फिर आ गया सर फ्रंट वाला, अब फ्रंट वाले का नॉर्मल ऐसे होगा, इस तरह से, फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर है, एंगल कितना देख पा रहे हैं आप 90, तो इसका भी सर थीटा 90, और अब मुझे बताना ना पड़े इसका भी थीटा जो है वो 90, और कोस 90 क्या होता है 0। तो भैया ये सभी टर्म, ये पूरी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये सारी टर्म कितनी आ जाएगी हमारी 0। रीजन क्या दिया जाएगा कि इनका जो एरिया है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड था किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये दोनों जो एरिया है ये ई एफ ए बी और ये वाला एरिया, सोचिए कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। अगर हम डायग्राम पे आ जाते हैं, ई एफ ए बी, ई एफ ए बी कौन सा प्लेन है, ये देख पा रहे हैं आप, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन में है, ये दोनों सरफेस किस में लाई कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में।
अब एक्स-जेड प्लेन में है तो उसका नॉर्मल किधर होगा, वाई में, नॉर्मल होगा वाई में, ये नॉर्मल रहा वाई के अंदर, वाई एक्सिस पे। अब नॉर्मल वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे एंगल कितना, 90, इसलिए cos 90 कितना, 0। अगर आप इन दोनों एरिया की बात करें, इन दोनों की, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, देखिए आप ए सी जी को देख लीजिए, यहाँ पर ए सी जी ई, देखिए एक्स और वाई किधर लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, तो ये है सर एक्स वाई प्लेन में। अब एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका नॉर्मल किधर मिलेगा जी, जेड एक्सिस पे। अब जेड एक्सिस ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, थीटा फिर कितना 90, cos 90 कितना 0। तो आई थिंक आपको ठीक से समझ में आ गया है। इसलिए जो है बच्चों, ये पूरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो मैं इसको कर देता हूं सर अब रब, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो 0 ही हो गया है तो उसका क्या करेंगे, बेफिजूल में रख के। तो देखिए ये हमारा इज इक्वल्स टू पूरा कितना रहेगा अब, 0। बाकी की सब टर्म को मैंने यहाँ से हटा दिया है, वो टर्म सब 0 बन गई है, थीटा 90 करके उनको कर गया है काम अपना। अब यहाँ पर देख लेते हैं सर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव्स के अंदर एक जैसा रहता है। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक जैसा रहता है, एक जैसा का मतलब क्या कांस्टेंट वैल्यू रहती है, नहीं सर, चेंज होता है, ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो रहा होता है। तो चेंज हो रहा होता है ना, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू मान लेता हूँ ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मान लेता हूँ ई डैश एक्स, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास भैया दो फेज बच गए हैं, एक तो बच गया है ए बी सी डी, कौन से प्लेन में है, ऊपर क्या है वाई, इधर क्या है जेड, तो ये किधर लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन किधर होगी, एक्स में, इसलिए तो बच गया। तो कौन कौन सा बच गया सर, हमारे पास ये बच गए भाई, ये बच गया सर एक तो, और एक ये बच गया सर, बाकी का काम तमाम हो गया है, ये दोनों बच गए हैं। ये बच कैसे गए, इनका थीटा बचा ले गया इनको, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बचा ले गया। तो अब हम देखते हैं फिर आगे बच गए तो क्या करेंगे ये। अब यहाँ पर ई एक्स इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और थीटा भी, ये नॉर्मल भी इधर ही है, थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 1, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा ई, और थीटा 0 cos 0 1 ds, स्मॉल एरिया था, पूरा एरिया हम मान लेते हैं s, ये भी एरिया कितना बनेगा s, ठीक है। तो दोनों एरिया क्या मिलेंगे, यहाँ पर सेम मिलेंगे, तो ये e इंटू एस हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करके, थीटा 0 cos 0 1, ये ई एस हो गया, लेकिन ई नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ई एक्स, तो ई एक्स इंटू एस, तो ये फर्स्ट हमारा सोल्व हो गया, ई एक्स इंटू एस, ये एक्स तो इसके साथ लगा रखा है, मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस यहां पर क्या होगा, यहां पर फील्ड तो इधर था, नॉर्मल इधर है, एंगल कितना बन रहा है 180, जो हमने यहां लिखा, और cos 180 कितना होता है -1, वैल्यू कितनी है माइनस ई डैश एक्स और इनटू में एस, एरिया तो वही होगा, इज इक्वल्स टू कितना 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहां पर एस आप कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा, ई एक्स आएगा माइनस ई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, सरफेस एरिया कैन नेवर बी 0, तो क्या 0 हो सकता है सर, ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ई एक्स आ गया हमारा ई डैश एक्स, ये लो हो गया है प्रूव। क्या प्रूव हो गया है, ट्रांसवर्स नेचर, ऐसे कैसे प्रूव हो गया सर, ये तो ये प्रूव करके बता दिया आपने कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई है, बेवकूफ मत बनाइए हमें कि सिर्फ ऐसे प्रूव करने से हो गया है, बुक में पढ़ लेना भाई, दे रखा है कि हो गया है प्रूव। चलो फिर भी नहीं मानते हो तो मैं अब कह देता हूं, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, फिर मान जाओगे कि हाँ सर हो गया है प्रूव। क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने प्रूव कर दी है कि इक्वल आ गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है ईएम वेव्स के अंदर, क्या होना होता है, उसको चेंज होना होता है, बट ये जो ई एक्स बराबर आ गया है ई डैश एक्स, कैसा नेचर है ये, स्टैटिक नेचर, मतलब कि एक जैसा रुका हुआ कांस्टेंट है ये, बट स्टैटिक नेचर कैन नॉट बिहेव एज ए वेव, क्या एक
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह बिहेव कर सकता है? नहीं, क्योंकि वेव में तो उसको चेंज होना पड़ेगा, कम ज्यादा। तो सर एक्स के अलोंग तो वो चेंज हो ही नहीं रहा है। एक्स के अलोंग जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वहां तो वो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो भैया चेंज नहीं हो रहा है तो वो वेव नेचर शो कैसे करेगा? तो हमने जो माना उसको एक्स के अलोंग वो गलत माना, क्योंकि ईएम वेव्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए और चेंज एक्स पे हो नहीं रहा है। तो किधर हो सकता है? फिर वाई पे हो सकता है या जेड पे हो सकता है। तो यहां से हम ये लाइन जरूर लिखनी है आपने कि बट स्टैटिक नेचर कैन नॉट बिहेव एज ए वेव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कंसीडर कर रखा है एक्स एक्सिस के अलोंग, विच इज नॉट लाई अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट कैन लाई अलोंग वाई और जेड एक्सिस। तो वाई और जेड एक्सिस में वो चेंज हो सकता है, उधर लाई कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेशन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में मिलेगा या आपको जेड में मिलेगा। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी फाइंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या करना है? बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो तो जीरो होगा ही क्योंकि यहां पर कोई इनसाइड में डाइपोल तो रखा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा, और फिर ऐसे उसको प्रूव कर देंगे तो वो सिमिलरली हो जाएगा किसके लिए? फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स के अलोंग नहीं आएगा, तो सर क्या मैग्नेटिक फील्ड फिर वाई के अलोंग होगा या जेड के अलोंग होगा? अब ये बात सोचने वाली है कि क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों साथ साथ होंगे क्या, पैरेलल होंगे क्या? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर होते हैं। तब हमारे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो भाई ये एक पूरा डेरिवेशन था ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने के लिए कि हमने जो कंसिडर किया वो हमारी बात गलत प्रूव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे तो सेम आ गया है, तो फिर या तो वो चेंज वाई पे होगा या जेड पे होगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से प्रूव करते हैं। लास्ट में ये लिखना ना भूलिएगा। तो ये एक डेरिवेशन था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को लेके। चलिए मैं थोड़ा सा अभी और एक्सप्लेन कर देता हूँ ईएम वेव्स के बारे में। तो भाई इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आगे देखिए, हम जो एक कैपेसिटर ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है मुझे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप अगर किसी वायर की बात करें कि एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ई। अब अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, आप पढ़ के आए हैं ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल से ये अगर मान लीजिए कोई वायर है, इसमें करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहां पर देखें राइट हैंड थंब रूल से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सर इधर है। इस पॉइंट पे देखें तो नीचे है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे ऊपर है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा लाई कर रहा है? वो परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, E एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और वो साथ ही साथ फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर मिलेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए आप ईएम वेव का एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाना है आपने कि जो चेक करे तो उसको लगे हाँ भाई ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव प्रोपोगेट जिधर कर रही है तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। और भाई मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, मैं ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं ऐसे वाई एक्सिस पे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड बच कौन सी गई है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर। एक्स पे तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर रखना है। आप यहाँ भी नहीं दिखा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो फिर आप कैसे दिखाएंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसके नीचे से ही ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये गलत होता है। आपका डायग्राम में ऐसे दिखना चाहिए, 3 डायमेंशन डायग्राम, थोड़ा सा ये इस तरह से बना देना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड, दिखना चाहिए डायग्राम से भी। डायग्राम ऐसा है कि वो बताए चेक करने वाले को कि देखिए ऐसा डायग्राम बनाया, तो समझिए मैग्नेटिक फील्ड है हमारा यहाँ पर जेड एक्सिस के लो। तो यहाँ ये तीनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा नेचर प्रूव हो रहा है भैया, ट्रांसवर्स नेचर, ये मैथमेटिकली प्रूव, ठीक है। तो एक टॉपिक ये है बच्चों आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली प्रूव करना। तो आई होप आपको आया होगा ठीक से समझ में। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है अक्सर बोर्ड पेपर में, तो आना चाहिए वो आपको डेरिवेशन पूरा। अब हम बात करेंगे, देखिए ये सब चीज चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने में। तो हमें दो चीजें तो क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी चार्ज। अब कुछ और पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हो गया है आपका एक टॉपिक। आगे बात करते हैं अब हम ईएम वेव्स की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। तो बात की जाएगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, फिर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी, देखिए एनर्जी तो है उसके पास, वेव के पास एनर्जी है, तभी तो वो जो है आगे तक ट्रेवल कर पा रही है, या अगर किसी बाउंड्री से टकराएगी तो मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगी अपना उसके ऊपर। तो एनर्जी तो है उसके पास, एक स्पीड भी है उसके पास। तो एनर्जी को क्या लिखे यहाँ पर, ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी। अब देखिए वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स एक्सिस हो गई है, इधर प्रोपोगेट कर रही है, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो ये दो फील्ड से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और नेक्स्ट जो है हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, और ये वेव ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इससे मिलकर बनी है। तो एनर्जी भी दो फॉर्म के अंदर मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिखे और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिखे बच्चों, वो डिस्कस करना है। तो आप एनर्जी डेंसिटी को ले लीजिए, पहले पढ़ा होगा आपने एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है हाफ सी वी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही है। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए इंटू डी लिखते थे, एक कैपेसिटर है भाई, डी यहाँ प्लेट के बीच की सेपरेशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे तो क्या आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। और क्या क्या फॉर्मूले, सी को आप लिखते थे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पढ़े हुई चीजें आपकी रिपीट। और ये मैं यूनिट स्टार्ट से तभी बता रहा हूँ आपको कि टॉपिक कम है, कम मार्क्स की है, लेकिन रिवीजन पीछे का मांग रही है पूरा, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, एक डी पहले से है तो डी स्क्वायर कर देंगे, ए कर देंगे, और यहाँ पर है वी स्क्वायर, ए से ए को मैंने काट दिया, वी को हम लिखते थे ई इंटू डी, एक रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई, डी इनके बीच का डिस्टेंस,
तो भैया ये हाफ एप्सिलॉन नॉट v में जब रखेंगे स्केयर करके ई स्केयर डी स्केयर, नीचे डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर। ये आ गई है एनर्जी डेंसिटी। अब सर ये एनर्जी डेंसिटी कौन सी आई है? एवरेज आई है, इंस्टेंटेनियस आई है, मैक्सिमम आई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वेरी हो रहे हैं, कम फिर ज्यादा, मैक्सिमम फिर कम। एवरेज बताओ या मैक्सिमम बताओ, तो ये आई है सर इंस्टेंटेनियस। कौन सी एनर्जी डेंसिटी आई है? ये इंस्टेंटेनियस। किसी भी टाइम की याद करो भाई। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी AC अल्टरनेटिंग करंट। I इंस्टेंटेनियस क्योंकि चेंज हो रहा है, आई नॉट मैक्सिमम। ऐसा ही कुछ यहाँ है क्योंकि ये भी एक वेव है और AC करंट भी किसकी तरह से होता है? एक वेव की तरह। तो वहां पर कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं? वेव की। तो यहाँ पर भी फॉलो करनी है ना, क्योंकि ये भी तो वेव है। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सर ये तो आ गया है समझ में। मैग्नेटिक की टर्म में क्या बताएंगे? देखिए एनर्जी बराबर बराबर शेयर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है तो इक्वली वो शेयर करते हैं। तो आप ऐसे ही फॉर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लिखना सीखिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। होगी इतनी, ये आगे एनर्जी डेंसिटी और इसको मैं स्मॉल u e से लिख लेता हूं, तो समझ जाना u और e एनर्जी डेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या आप इसको कैपिटल U, फिर उसको एवरेज के लिए कर लेंगे हम कैपिटल U E। खैर कैपिटल U भी हम टोटल एनर्जी के लिए यूज करेंगे, तो आप कोई नहीं, इसको सिर्फ U से और E से ही लिख लो और कोई सिंबल चेंज कर लेंगे। U E लिख लिया मैंने। एनर्जी डेंसिटी है ये इंस्टेंटेनियस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी मिलेगा क्योंकि इक्वल इक्वल एनर्जी शेयर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप जो ये यू ई को लिख रहे हैं ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों एक रिलेशन याद रखना, E अपॉन बी इज इक्वल्स टू होता है C। ये एक रिलेशन ड्राइव भी किया जाता है बट उसका डेरिवेशन है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो आता है वो C, स्पीड ऑफ लाइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। ये इंस्टेंटेनियस है। अगर मैक्सिमम की टर्म में आ जाए तो आप E नोट अपॉन बी नोट को भी C ही लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो मैं E की वैल्यू आ जाती है B इंटू सी। तो यहां क्या बनेगा? देखिए हाफ एप्सिलॉन नोट और स्केयर है तो B स्केयर C स्केयर। बट सर अच्छा नहीं लग रहा है एप्सिलॉन नोट B के साथ, ये तो अच्छा E के साथ ही लगता है। तो B के साथ क्या अच्छा लगता है? B के साथ तो यही अच्छा लगता है, म्यू नोट। समझ पा रहे हो ना? तो वही। अब C को भाई ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। मुझे बताना ना पड़े, ये फॉर्मूला भी आप डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिज्म के अंदर जब हमने कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में। ठीक है सर, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? C स्क्वायर को अगर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो। C स्क्वायर हो गया है 1 अपॉन में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया। अब अच्छा लग रहा है ये फॉर्मूला, हाफ B स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया है? म्यू नोट। ये आ गया है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस ही है ये भी। और ये आ गया है जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंस्टेंटेनियस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर मैक्सिमम लिखना हो तो या एवरेज लिखना हो तो एवरेज के लिए क्या यूज करते थे आप? एक आरएमएस वैल्यू, वही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे आप इसको और लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले यूज होंगे जब आप इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां जो आपने फॉर्मूला निकाला है हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी आई है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर आप लिखेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नोट क्या करना पड़ेगा? ई आर एम एस का स्क्वायर।
ऐसे ही आप ये की टर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में जब आप एवरेज निकालेंगे तो हाफ BRMS का स्केयर अपॉन में क्या करना पड़ेगा आपको, म्यू नॉट। अच्छा, अब यहां से मैक्सिमम भी कर सकते हैं क्या, हमारी EMF होती थी ERMS इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन में √2, और ई नोट कितना हो जाएगा, √2 इंटू में ERMS, तो यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नोट ERMS में क्या रखेंगे आप, ई नोट का स्केयर अपॉन में √2। मैं यहां पर ये कर रहा हूं भैया, ERMS की जगह ई नोट अपॉन में √2, तो मैक्सिमम की टर्म में आ जाएगा, स्केयर है √2 का स्केयर करेंगे तो 2, ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्केयर। मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं, 1/4 ये हो जाएगा बी नोट स्केयर और अपॉन में आ जाएगा म्यू नोट, ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। तो आरएमएस की टर्म में लिखना हो या मैक्सिमम की टर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखनी हो मैक्सिमम की टर्म में, ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करके दिखा देंगे। टोटल मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्केयर प्लस 1/4 बी नोट स्केयर और म्यू नोट, ठीक है भाई। 1/4 ये हो गया हमारा 2/4, ओके। और यहां पर देखिए ये जो आपका टर्म आ रहा है, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इनको बराबर करके तो हमने किया था, अरे भाई UE इज इक्वल्स टू UB ही तो था, फिर हमने हाफ एप्सिलॉन नोट ई के लिए ही तो लिखा था। तो आप इसको एक किसी फॉर्म में लिख के लिख लो, इलेक्ट्रिक की या मैग्नेटिक की, मान लो मैं इसको इलेक्ट्रिक की टर्म में ही लिखूं तो ये किसके बराबर आएगी, इसके बराबर ही आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नोट, और कितना हो जाएगा ई नोट का स्क्वायर, वही हो जाएगा। तो सेम क्वांटिटी है तो इसलिए इनको ऐड कर देंगे, तो 2/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, मतलब हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, हाफ बी नोट स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। इन दोनों टर्म्स के अंदर आप मैक्सिमम को लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल ही है ये दोनों, ठीक है। तो ये समझ में आया एक पॉइंट एनर्जी को लेके, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और एक एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एक इंस्टेंटेनियस, तो ये सब हमारा एक पॉइंट हो जाता है एनर्जी को लेके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एनर्जी तो एसोसिएट है ही है। तो स्टूडेंट आज इतना करो, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन टाइम रहेगा तो लाइव क्लास में चलेंगे, उसमें वहाँ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, बट अभी आप रिटर्न या जो वीडियो लेक्चर होगा आप यहाँ तक देखेंगे, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहेगा।